सुनो जी, वो मैं कह रही थी कि हमारा बेटा नवीन शादी के लायक हो गया है और शहर में अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। घर में कोई कमी भी नहीं है, तो क्यों ना अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर नवीन की शादी कर दी जाए। सरला जी अपने पति श्यामलाल जी को कह रही थी, तो श्यामलाल जी बोले कि चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर नवीन अभी शादी नहीं करना चाहता। अरे नहीं चाहता का क्या मतलब हुआ? हम उसके माँ बाप हैं, तो क्या हमारी बात भी नहीं मानेगा? नवीन के मना करने के बाद भी उसके माता पिता उसके लिए लड़के देख रहे थे। अगले ही दिन अपने किसी रिश्तेदार के बताने पर श्यामलाल जी और सरला जी लड़की देखने चले गए। लड़के के घर पहुंचे तो देखा कि लड़की बहुत ही संस्कारी और समझदार है, तो उन्हें लड़की पसंद आ गई और वह उसकी कुछ फ़ोटो लेकर घर आ गई ताकि नवीन को फ़ोटो भेज सके। अगले ही दिन श्यामलाल जी ने लड़के की फ़ोटो नवीन के पास भेज दी और कहा कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें तो पसंद भी आ गई है। तुझे पसंद आ जाए तो तुम भी बता दो ताकि लड़के वालों से हाँ कह दें। ये सुनते ही नवीन ने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी पिताजी, और वो भी गांव की लड़की से तो बिल्कुल नहीं, और फिर ऊपर से वो कितनी सांवली भी है। तो श्यामलाल जी उसे समझाने लगे कि बेटा, लड़की बहुत ही अच्छी है और संस्कारी भी है, परिवार भी अच्छा है, तो एक बार आकर देख ले। तो नवीन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि ठीक है, आपने देख लिया है तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार मिल तो ले बेटा, श्यामलाल जी ने कहा। तो नवीन ने खुद आने से मना कर दिया और कह दिया कि आप लोग ही फाइनल कर देना। अगले ही दिन श्यामलाल जी रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 महीने बाद की शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। समय बीता और शादी के दिन भी पास आ गए। नवीन शादी से 1 सप्ताह पहले घर आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले सगाई थी। जब नवीन ने सगाई वाले दिन नमिता को देखा तो देखते ही उसे झटका लगा। उसने सोचा था कि माँ पिताजी ने लड़की देखी है तो लड़की मॉडर्न ही होगी, पर यह सांवली तो है ही, साथ ही कोई रहन सहन का भी ढंग नहीं है, बिल्कुल ही गांव की गंवार लगती है। रिश्ता देखने से पहले माँ पिताजी ने कुछ सोचा भी नहीं, बस चल दिए इस गंवार को बहू बनाने। नवीन बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शादी के लिए मना कर दूं। मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि पहले मिल लेता तो अच्छा होता। उसका मन तो नहीं था ये शादी करने का, लेकिन मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और शादी हो भी गई। शादी के बाद नवीन ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उससे कोई बात की। नमिता अगर नवीन से बात करने की कोशिश भी करती तो नवीन उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता था। नमिता अपने पति नवीन के इस बर्ताव से दुखी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद नवीन ने अपने पिता श्यामलाल जी से कहा कि पिताजी, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मुझे कल शहर जाना है। तो श्यामलाल जी बोले कि बहू को भी अपने साथ ले जा। तो नवीन ने कहा कि नमिता शादी के बाद मायके नहीं गई है, तो अभी उसे मायके भेज दो, अगली बार आऊँगा तो उसे साथ ले जाऊँगा। तो श्यामलाल जी बोले कि ठीक है, तो अगले सप्ताह आ जाना और बहू को भी अपने साथ ले जाना। 1 सप्ताह बीत गया, पर नवीन ने नमिता को फ़ोन तक नहीं किया और ना ही कभी उसके बारे में अपने माता पिता से बात की। नमिता को मायके से आए हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन नवीन लेने नहीं आया। तो श्यामलाल जी ने नवीन को फ़ोन किया और कहा कि बेटा, अब तो आ जा और बहू को ले जा। तो नवीन बोला कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन बाद लेने आ जाऊंगा। इधर नमिता का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। वो नवीन को फ़ोन लगाती तो नवीन फ़ोन उठाता ही नहीं, और अगर गलती से उठा भी लेता तो बस बोल देता कि अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। जब भी श्यामलाल जी बहू को ले जाने की बात करते तो नवीन कोई ना कोई बहाना बना ही देता। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब श्यामलाल जी समझ चुके थे कि नवीन नमिता को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। एक दिन नमिता ने अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, नवीन को मुझसे कोई शिकायत है क्या? वो ना तो मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं और ना ही अब तक मुझे लेने आए। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, बस वो थोड़ा व्यस्त है, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि वो अगले सप्ताह तुमको लेने आ जाएगा। श्यामलाल जी ने बात को संभालते हुए कहा
और तुरंत अपने कमरे में जाकर नवीन को फ़ोन किया और कहा कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ और बहू को अपने साथ शहर लेकर जाओ। अब मैं कोई और बहाना नहीं सुनूंगा। तो नवीन ने सोचा कि अब कब तक ऐसे ही बहाने बनाते रहूंगा। अब घर जाकर पिताजी से बात कर ही लेता हूँ कि मैं उस गंवार को शहर नहीं ले जा सकता हूँ। बस यही सोचकर नवीन गांव आ गया। शाम को नवीन खाना खा रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कितने दिनों के बाद ऐसा गर्म और स्वादिष्ट खाना खाया है। कोई नहीं बेटा, अब तो तुझे रोज ऐसा ही गरम गरम खाना मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। नहीं माँ, मैं नमिता को शहर नहीं ले जा सकता हूँ। तभी श्यामलाल जी वहाँ आ गए और बोले कि क्यों नहीं ले जा सकता। तो नवीन ने कहा कि पिताजी, वो शहर के वातावरण में नहीं रह सकती। तभी श्यामलाल जी बोले कि थोड़ा धीरे बोल, बहू सुन लेगी। सुने तो सुन ले पिताजी, उसे भी तो पता चले कि उसने किससे शादी की है। इतना बोलकर नवीन उठकर अपने कमरे में चला गया। तो पीछे पीछे श्यामलाल जी भी कमरे में गए और उसे समझाते हुए बोले, देख नवीन, मैंने तुझे फोटो भेजी थी। तुमसे कहा भी था कि गांव आकर एक बार लड़की से मिल ले। तब तो आया नहीं और अब ये सब बातें कर रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी ही क्यों की? पिताजी, मुझे नहीं पता था कि उसका रहन सहन गांव जैसा होगा। वो शहर में नहीं रह पाएगी। तो श्यामलाल जी गुस्से से बोले, देख, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बहू को ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वो बेचारी यहाँ कब तक कैसे ही रहेगी। मुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। नवीन ने सोचा कि पिताजी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैं नमिता को अपने साथ ले जाता हूँ और वैसे भी इस गवार को कुछ समझ तो आएगा नहीं। वहाँ शहर का माहौल देखकर वो खुद ही गांव भाग आएगी। नवीन नमिता को लेकर शहर चला गया। पूरे रास्ते उसने नमिता की तरफ देखा तक नहीं। शहर आते आते रात हो गई। जब नवीन नमिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा है। नमिता हाथ मुंह धोकर रसोई में जाने लगी तो नवीन ने कहा कि मैं खाना बाहर से ले आता हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। कल सुबह मुझे ऑफिस में भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खाना घर से लेकर आई हूँ, बस गर्म कर रही हूँ। तो नवीन सोचने लगा कि चलो, थोड़ी बहुत तो समझ है इसमें। नवीन खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह नमिता जल्दी उठकर दूध वाले से दूध लेती है और रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाती है। उधर नवीन उठकर ऑफिस जाने को तैयार हो गया और बिना चाय नाश्ता किए ही और बिना टिफिन लिए ही ऑफिस चला गया। नमिता ये सब देखती रह गई कि मैंने तो नाश्ता बनाया और उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। खैर, शाम को नवीन ऑफिस से आया तो नमिता ने पूछा कि कैसा रहा आज का दिन। तो नवीन ने उसकी तरफ देखे बिना ही बोल दिया कि ठीक रहा और खाना खाकर चुपचाप जाकर सो गया। नमिता सोचने लगी कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन नमिता ने पहले से ही टिफिन तैयार कर रखा था। जैसे ही नवीन ऑफिस के लिए निकलने लगा तो नमिता ने जल्दी से आकर टिफिन उसके हाथ में दे दिया। इसलिए नवीन मना नहीं कर पाया और टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच के टाइम पर जैसे ही नवीन ने अपना टिफिन खोला तो दोस्त कहने लगे, अरे यार नवीन, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या हमें नहीं खिलाएगा भाभी के हाथ का खाना? तो नवीन नमिता के हाथ से बनाया हुआ खाना सभी को शेयर करता है। सबको खाना बहुत अच्छा लगा तो दोस्त कहने लगे कि हमें कब मिलवा रहा है भाभी से। नवीन सोचने लगा, कहाँ उस गवार से मिलवाऊंगा, हंसेंगे मुझ पर, और मुस्कुराकर बात को टाल दिया। एक दिन नवीन के ऑफिस जाने के बाद नमिता अपनी पड़ोसन के साथ बाजार जाकर घर को सजाने के लिए कुछ सामान ले आई और शाम को नवीन के आने से पहले पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा दिया और मन ही मन खुश हो गई कि आज तो नवीन पक्का मेरी तारीफ करेगा। शाम को नवीन घर आया तो उसे घर बहुत अच्छा लगा, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और सीधा अपने कमरे में चला गया। ये देख नमिता थोड़ी उदास हो गई और सोचने लगी कि मन तो करता है कि घर पर सब कुछ बता दूं, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती और फिर रहना तो नवीन के साथ ही है। अगले दिन रविवार था और छुट्टी के साथ साथ नवीन का जन्मदिन भी। सुबह उठते ही नमिता ने नवीन को हैप्पी बर्थडे विश किया।
पर नवीन बेमन से थंक्स बोलकर पेपर पढ़ने लगा। नमिता सोचने लगी कि हमारे बीच बातें नहीं होती तो क्या हुआ, आखिर जन्मदिन तो मेरे हस्बैंड का ही है। इसलिए वो कुछ स्पेशल बनाने का सोचने लगी और उसने खाने के साथ साथ खीर और गुलाब जामुन बना लिए। उधर नवीन आज अपने ऑफिस के दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट में पार्टी देने का विचार करने लगा और सोचने लगा कि अभी से ही सबको बोल देता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार रहें। जैसे ही उसने इनविटेशन देने के लिए मोबाइल उठाया तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नवीन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज बोले और केक लेकर अंदर आ गए। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां भी थीं और कुछ उसके दोस्तों की पत्नियां भी जो अच्छी कंपनियों में नौकरी करती थी। उन्हें देख नवीन मन ही मन सोचने लगा कि अरे ये घर क्यों आ गए, अब उस गांव की गंवार से इनको मिलवाना पड़ेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी एक दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ नवीन, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या? तो नवीन मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे पता नहीं था ना कि तुम लोग इस तरह से सरप्राइज दोगे, चलो आ जाओ अंदर। तो सब लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही एक दोस्त ने कहा कि अरे यार नवीन, घर तो बड़ा साफ सुथरा कर रखा है और सजावट भी बड़ी सुंदर की है, देख ले, ये होता है औरतों का घर। भाभी जी ने तो घर की काया ही पलट दी, वरना जब भी हम आते थे तो सारा सामान फैला पड़ा रहता था। नवीन मन ही मन सोचने लगा कि इसको साफ सफाई और खाना बनाने के अलावा आता ही क्या है, बस ये दो काम ही तो अच्छे से करती है। पर वो कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा कर रह गया। नमिता सबकी आवाज़ सुनकर बाहर आई तो नवीन के एक दोस्त की पत्नी उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी। तो नमिता ने हाथ मिलाने के बजाय सबको नमस्ते किया। ये देख नवीन का मुंह बन गया और उसने नमिता को अंदर जाने का इशारा किया। नमिता अंदर चली गई, फिर सबके लिए पानी लाई। थोड़ी देर बाद खाने के साथ साथ जो खीर, गुलाब जामुन और नमकीन बनाई थी वो सब लाकर टेबल पर सजा दिया। तभी उसकी एक दोस्त कहने लगी कि अरे आप भी हमारे साथ बैठिए ना, बातें कीजिए, जब से हम आए हैं तब से आप काम में ही लगी हुई हैं। उनके कहने पर नमिता उनके पास बैठ गई और उन सब से नाश्ता करने का आग्रह किया। सबने नाश्ते की बहुत तारीफ की। नवीन ने भी मन ही मन बहुत तारीफ की, पर जताना नहीं चाहता था। सब लोग बातों में व्यस्त हो गई, बस नमिता अकेली ही चुपचाप बैठी थी। तो नवीन के एक दोस्त ने कहा, अरे भाभी जी, आप क्यों चुप बैठी हैं, आप भी तो कुछ बोलिए ना। तो नवीन मन ही मन सोचने लगा कि सब तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसे कहाँ समझ में आएगा, इसलिए चुप ही तो बैठेगी ना। तभी उसके एक दोस्त ने इंग्लिश में पूछा, क्या पहली बार बेंगलोर जैसे बड़े शहर में आई हो क्या? तो नवीन को लगा किसी तो समझ ही नहीं आया होगा कि इसने पूछा क्या है, इसलिए उसने खुद ही बोल दिया कि यस, हाँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। तो सब लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इतने में ही नमिता ने सरलता से कहा कि यस, दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर में मैं पहली बार आई हूँ। जैसे ही नमिता बोलकर रुकी तो नवीन उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा। इतने में नवीन का दोस्त बोल पड़ा, अरे वाह नवीन, भाभी जी तो तुमसे भी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद सब लोग बाहर नवीन के बर्थडे की पार्टी करने लगे और खा पीकर सब अपने अपने घर चले गए। पर नवीन अभी भी नमिता से बात नहीं कर रहा था। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपने पिताजी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि पिताजी, नमिता कितनी पढ़ी लिखी है? तो उसके पिता श्यामलाल जी बोले, तू ये सब क्यों पूछ रहा है, तूने बायोडाटा नहीं देखा था क्या? ये सुनते ही नवीन ने फ़ोन काट दिया और तुरंत अपने कमरे में जाकर उसका बायोडाटा देखने लगा, जिसमें लिखा था PhD इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में श्यामलाल जी का फ़ोन आ गया और हंसते हुए कहने लगे, क्यों, बायोडाटा देख रहा था क्या? हाँ पिताजी, नवीन ने धीरे से कहा। तो श्यामलाल जी बोले, अरे गधे, वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुमसे ज़्यादा कमाती भी थी। वो तो शादी के कारण उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी थी। इतना कहकर श्यामलाल जी ने फ़ोन काट दिया। उस दिन पूरी रात नवीन को नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर चाय नाश्ता कर ऑफिस चला गया, पर वो बड़ा बेचैन था। उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था।
तो शाम को जल्दी घर आ गया। रात को खाना खाते समय नवीन ने नमिता से पूछा कि पिताजी कह रहे थे कि तुम शहर में नौकरी ढूंढने वाली हो। तो नमिता हंसते हुए बोली कि आज बताया है क्या पिताजी ने आपसे, और वो भी 2 महीने के बाद। नवीन हैरानी से नमिता की तरफ देखने लगा और बोला, नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था, पर मैं ही भूल गया था। तो फिर कब याद आया? रात को बायोडाटा देखने के बाद। नमिता मुस्कुराते हुए बोली। तो नवीन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप नीचे देखने लगा। फिर धीरे से बोला, सॉरी नमिता। तो नमिता कहने लगी, अच्छा नवीन, ये बताओ कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या जीवन ऐसे ही चलता रहता? तो नवीन बोला, नहीं नमिता, मैं धीरे धीरे बदल रहा था, पर सब ठीक होने में समय जरूर लगता। लेकिन आगे जीवन में मुझसे अगर कोई सलाह लेगा तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि एक बार लड़की से मिल लेना और उसका बायोडाटा जरूर देख लेना चाहिए। नवीन ने कहा तो नमिता भी हंसने लगी और इसी तरह हंसी खुशी के साथ दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।